हिट स्टोरी में आपका स्वागत है। मेरा रंग दूधिया गोरा है। मैं बहुत दुबली पतली थी। हमारे बाल लंबे और काले घने थे। मेरी होठ हल्की गुलाबी, हमेशा मुस्कान आए रहती थी। बचपन से ही मुझे लड़कों के साथ खेलने कूदने का बड़ा शौक था। अक्सर मैं गली मोहल्ले के लड़कों के साथ खेलते हुए नजर आती थी। घर में सबसे छोटी थी, इसलिए माँ बाप का लाड़ प्यार मेरे साथ कुछ ज्यादा ही था। मुझसे बड़ी दो बहनें थी जो कि शादीशुदा थी। मेरा ज्यादातर समय लड़कों के साथ ही गुजरता था, इसलिए मेरा पहनावा और हवा भी ऐसा ही था। मैं लड़कों की तरह ही शर्ट और जींस पहनती थी। यह सब मेरे पसंदीदा खेल थे। मुझे पता ही नहीं चला कि कब समय 17 साल की मैं गुजरने लगी। 17 साल की हुई तो मेरी माँ ने मुझे जबरदस्ती घर पे बिठाना शुरू कर दिया। कहने लगी, लड़की हो तुम, घर पे रहा करो, शर्म नहीं आती, इतनी बड़ी पैर हो गई हो और अभी तक मोहल्ले के लड़के के साथ खेलती नजर आती हो। पाँव देखे हैं तुमने? अपने नंगे पाँव खेल खेल कर कितने बड़े हो गए हैं। मुझे तो लगता है तुम्हारे नाप की तो आप पापा भी मुझे मुश्किल से मिला करेंगी। मर्दों की चप्पल लाकर देनी पड़ेगी तुम्हें। मैं शुरू से ही लापरवाही थी। माँ की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा देती थी। माँ की डांट फटकार कर सुनने के बाद भी मेरा ध्यान बाहर खेलने जाने वाले क्रिकेट मैच की तरफ था। मैंने मम्मी की विनती की, बस यह आखिरी बार खेलने दे, लेकिन यह नहीं मानी। मेरा बाहर जाना बिल्कुल बंद कर दिया गया था। बस यह था कि मैं छत पर जाकर पतंग उड़ा लिया करती थी या बराबर वाले आर्यन की छत पे जाकर उसकी माँ से शिकायतें लगा लेती थी कि मुझे माँ ने घर में कैद बनाकर रख दिया है। मेरा उठना बैठना चाल ढंग सब लड़कों जैसा था। तो आर्यन मुझे मुस्कुराकर देखकर कहता, कोई बात नहीं री, अब तुम बड़ी भी तो हो गई हो, अब घर पे रहा करो। आर्यन तो उल्टा मुझे ही समझाने लगता। अक्सर मैं उसी से उसकी शर्ट लेकर पहना करती थी। बेशक मैं लड़कों के साथ खेल कूद कर बड़ी हुई थी, लेकिन मोहल्ले के लड़के ने कभी मेरे साथ बदतमीजी या हद पारने की कोशिश नहीं की थी। और उसकी वजह शायद आर्यन था, जो कि हर जगह मेरा रक्षक बनकर मेरे साथ रहता था। माँ के बहुत से काम भी कर दिया करता था, क्योंकि हमारा कोई भाई नहीं था। पापा विदेश होते थे, 6 महीने बाद ही आते थे। जैसे ही मैंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की, मेरी माँ की सहेली ने मेरा रिश्ता अपने बेटे के लिए मांग लिया। मैं 22 साल की थी जब लखनऊ से मेरी माँ की सहेली ने अपने बेटे का रिश्ता मेरे लिए मांगा था। लेकिन जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने माँ से साफ कह दिया कि मैं आपको छोड़कर दूसरे शहर नहीं जाऊंगी। मम्मी कहने लगी, तुम्हारी जो करतूतें हैं, मैं तुम्हें अपने से पास विवाह कर जलील नहीं होना चाहती। अरे इतना बड़ी हो गई हो और एक कप चाय का बनाना नहीं आता। वह मेरी बचपन की सहेली है, बिल्कुल बहनों जैसा। आपस में प्यार है। वह तेरे सारे पाप छुड़ा लेगी और यह मेरी माँ की सबसे बड़ी गलती थी। खैर, मेरी शादी की तरफ कोई ध्यान नहीं था। अभी तक मेरा भी दिमाग खेल कूद तक ही था। शादी से 4 दिन पहले तक मैं बाहर निकलने की तरकीब करती रही और छुप छुप कर बाहर निकल भी जाया करती थी। मेरी माँ मुझे जबरदस्ती खींच खींच कर घर में बंद करती कि शादी होने में 4 दिन बचे हैं और इस लड़की को चैन नहीं है। अरे दुल्हन इस तरह शादी से पहले ही इधर उधर भागती फिरे तो उसके ऊपर रंग ऊपर नहीं चढ़ता। और यह 4 दिन मैंने बड़े ही मुश्किल से अपने घर में बैठकर काटे थे। आसमान पर पतंगे उड़ाती और कटती देखकर मैं सीधी दौड़ छत की तरफ लगाती थी ताकि वह कटने वाली पतंग में पकड़ लूं। खैर, मेरी बारात लखनऊ में से आई थी। दिन के समय मेरी शादी हुई थी और रात की ट्रेन से ही वापस का सफर भी शुरू हो गया। दुल्हन बनी घूंघट में मैं ट्रेन में बैठी बहुत बोर हो रही थी। मेरा पति रोहन मुझे बार बार बड़े गौर से देख रहा था। मेरी सास लखनऊ में रहती थी, इसीलिए वहां पर मेरा आना जाना होने के बराबर था। 4-6 साल बाद मम्मी यह सहेली हमारे घर मिलने आती थी। हफ्ता 11 दिन रहकर वापस चली जाती थी। इसीलिए मुझे ना तो अपने सास के घर के माहौल के बारे में मुझे कुछ पता था, ना ही पति रोहन के बारे में। बेशक मेरे सारे बचपन लड़कों के साथ खेल कूद का गुजरता था, लेकिन इन नजरों से रोहन मुझे देख रहा था और जो उलझन मुझे उसकी नजरों से महसूस हो रही थी, कभी उन लड़कों से नहीं हुई थी जिनके साथ मैं बचपन में खेलती चली आ रही थी। वह मेरे सामने वाली बर्थ पर ही बैठा था। एक तो पहली बार मैं ट्रेन का सफर कर रही थी और फिर वह भी उस भारी भरकम दुल्हन के जोरे में। मैंने तो आज तक सलवार सूट भी नहीं ढंग से पहना था, हमेशा जींस शर्ट पहनती थी, फिर लोअर और टी शर्ट में घूमती रहती थी। इस वक्त इस दुल्हन के भारी लहंगे में सख्त उलझन महसूस हो रही थी। बड़ी मुश्किल से मैं 15 से 16 घंटे का यह सफर अपने इस भारी लहंगे के साथ किया था। रात को सोने से पहले मैं जेवर उतारना चाह रही थी, लेकिन लखनऊ पहुंचने के बाद मेरी सास ने अपने मोहल्ले की एक
लड़के से दोबारा मेरा मेकअप ठीक करवाया था। मैं थकान से और नींद से बेहाल थी क्योंकि ट्रेन में मुझे ठीक से नींद नहीं आ रही थी। मैं हमेशा नींद की बड़ी पक्की थी। जब मुझे नींद आती मैं चाहकर भी खुद को जगा नहीं पाती थी। इसीलिए अपने पति के कमरे में आने का इंतजार भी मैं नहीं किया था। तकिए पर सर रखकर मैं सो गई थी। ना जाने रात को किस समय मेरी आँख खुली थी। मैंने देखा सोहन सोफे पे तकिया रखकर सो रहा था। यह देखकर मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। उसे मुझे इंतजार करना चाहिए था। खैर मैंने घड़ी पर नजर दौड़ाई तो रात को 2 बजे रहे थे। मुझे भूख लग रही थी। जब मैं आई थी बस नाश्ता करके ही सास ने मुझे कमरे में बैठा दिया था और मैं कमरे में आते ही लेटकर सो गई थी। मैं उठकर कमरे से बाहर जाना चाहती थी ताकि अपने खाने पीने का कुछ जुगाड़ लगा सकूं, लेकिन जैसे ही मैंने बेड से नीचे पाँव रखने जाने लगा, नीचे क्या था, मेरा पाँव से टकराव हो गया और गिरते ही गिरते बची थी, लेकिन मेरे मुंह से एक चीख निकल गई थी और मैं जल्दी से संभाल ली। गिरने से तो बच गई थी, लेकिन चीख की आवाज सुनकर रोहन की आंख जरूर खुल गई थी। मुझे जगाते हुए देखकर वह मुस्कुराता हुआ उठकर मेरे पास आ गया। अपना तकिया भी मेरा, बेशक उसका बचपन में मेरे घर आना जाना था, लेकिन अब रोहन मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। वह मेरे पास आकर बैठ गया, कहने लगा, हो गई तुम्हारी नींद पूरी? कितना जगाया मैंने तुम्हें, लेकिन तुम थी कि जगने का नाम ही नहीं ले रही थी। तुम तो सारे घोड़े बेचकर ऐसे सो रही थी कि उठने का नाम ही नहीं लिया। मैंने कहा, आई एम सॉरी, शायद सफर की वजह से बहुत थक गई थी, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला कि कब आंख लग गई। कहने लगा, मैं तुम्हें जगाने की कोशिश की थी, लेकिन नींद में ही तुम्हें साफ कह दिया कि मुझे सोने दो। उससे गहरा सांस लेते हुए मुझे कनखियों से देखा था। मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं था, लेकिन ऐसा नामुमकिन भी था, क्योंकि गहरी नींद में जब मम्मी मुझे उठाती थी तो मैं उन्हें भी ऐसे ही कहती थी। उस वक्त तो मुझे काफी शर्मिंदगी हुई महसूस हो रही थी। मैं अभी यही सोच रही थी कि कैसे रोहन ने यह मुझे भूख लग रही है कि तभी उसने मेरा हाथ थाम लिया। कहने लगा, बेशक हमारी माँ का आपस में आना जाना था और मिलना जुलना था, लेकिन मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। मेरी माँ ने जब मुझे तुम्हारे लिए पूछा तो मैंने अपना फैसला माँ पर छोड़ दिया था, लेकिन फिर यह सोचने लगा, नहीं तुम कैसी होगी, लेकिन तुम खूबसूरत हो। तुझे अपनी माँ के फैसले पर कोई भी एतराज नहीं था, बल्कि खुश हूँ कि मेरी माँ ने इतनी खूबसूरत लड़की मेरे लिए चुनी है। यह कहकर उसने साइड टेबल पर दरवाजे से अंगूठी निकाली और मेरी उंगली में पहना दी। कुछ देर तक वह मेरी तारीफें करते रहा। मेरे लिए सब कुछ नया और बहुत ही अनोखा था, क्योंकि अब तक जिन लड़कों ने साथ में खेला करती थी वह मुझे लड़का ही समझा करते थे, कभी मुझे ऐसी बातें नहीं करते थे। इसलिए रोहन के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मुझे अच्छा लग रहा था। उसका मेरे चेहरे को छूना, मदहोश शब्दों में बात करना, सब कुछ दिल फरेब सा लग रहा था कि अचानक से वह मेरे हाथ देखकर चुप सा हो गया। कहने लगा, तुम्हारे हाथ इतने मोटे और बड़े से क्यों हैं? लड़कियों के हाथों जैसे खूबसूरत क्यों नहीं? उसने मेरे हाथों को छोड़ दिया। कहने लगा, मुझे लड़कियों में मर्दाना झलक बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैंने अपने हाथों गौर से देखे। शायद मुझे लड़कियों की तरह नाखून बढ़ाने का शौक नहीं था और ना ही अपने हाथों की केयर करने की मुझे कोई परवाह नहीं थी। इसीलिए मेरे हाथ बड़ा रुक इक और वक्त लड़कों वाले खेल खेल के मोटे मोटे से हो गए से, और वह बेड से उठकर अलमारी के पास चला गया। अलमारी खोलकर उसने एक ब्लैक कलर का ड्रेस मुझे थमा दिया। कहने लगा, जाओ इसे पहनकर आ जाओ। मैं खुद भी इन भारी कपड़ों से तंग आ चुकी थी, इसलिए शुक्र किया कि जैसे ही बाथरूम में जाकर देखा तो उन कपड़ों को देखा तो नेट की बहुत ही बारीक सी नाइटी थी, लेकिन मैंने शर्माते हुए वह पहन ली थी। उसे पहनते हुए मैं बेहद नर्वस हुई थी। मैं कमरे में आई तो सामने ही रोहन साथ में परफ्यूम की बोतल पकड़े खुद पे स्प्रे कर रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराता हुआ मेरे पास आ गया, मुझ पे स्प्रे करने लगा। मुझे इस परफ्यूम की खुशबू बहुत पसंद है। यह कहकर वह मुझे अपने आप से लगाया, बेड पे ले आया, मुझे प्यार भरी बातें करने लगा। उसकी नज़रें मेरे पूरे शरीर पे घूम रही थी और बेहद शर्मा रही थी, क्योंकि ऐसी नज़रें से मेरा पहला बार सामना हो रहा था। कुछ ही देर में उसने मुझे अपनी आगोश में समेट लिया था। उसके हाथ मेरे शरीर के हर हिस्से का सफर कर रहे थे, लेकिन एक जगह जाकर उसके हाथ रुक गए थे। फिर अचानक ही वह मुझसे एकदम पीछे हटा था। उसके चेहरे के भाव एकदम से बदले थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या हुआ है। वह फौरन कमरे से बाहर निकल गया है। काफी देर तक उसका इंतजार करती रही, लेकिन वह वापस कमरे में नहीं आया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे हुआ क्या था। अभी कुछ देर पहले तो बहुत खुश था, पता नहीं उसे क्या हुआ था। पूरी रात वह कमरे में नहीं आया था।
सुबह मैंने अपने कपड़े बदलकर कमरे से बाहर आ गई। मैंने देखा वह बाहर लॉन्च के सोफे पे सो रहा है। मुझे हैरत हुई थी कि वह कमरे की बजाय बाहर सोफे पे क्यों सो रहा था। मैं जैसे ही उसके पास आई वह मुझे देखकर मुंह फेरने लगा और फिर तो जैसे यह सिलसिला ही शुरू हो गया था। मैं जितना उसके पास जाने की कोशिश करती वह मुझसे उतना दूर भागता था। वजह भी नहीं बताता था। शादी के बाद उसकी कुछ मीठी बातें ने मेरी दुनिया बदल दी थी, लेकिन वह पता नहीं क्यों मुझसे कतराने लगा था। काफी दिन गुजरते गए थे लेकिन उसका व्यवहार मुझसे नहीं बदला गया था। एक बार मैं तंग आकर उसके सामने खड़ी हो गई। मैंने कहा, रोहन, आप मुझसे बातें क्यों नहीं करते, क्यों मुझसे दूर दूर रहते हो? तो वह कहने लगी, तुम्हारे मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मुझे अगर पता होता कि तुम ऐसी हो तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करता। उसकी बात का मतलब नहीं समझी थी। मैंने कहा, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? वह कहने लगा, तुम्हारे अंदर तो लड़कियों जैसी कोई बात ही नहीं है। तुम तो मर्दों जैसी दिखती हो। तुम्हारी चाल ढाल और शरीर की बनावट तक मर्दों जैसी है। यह वह कहकर कमरे से बाहर निकल गया था। शायद मैं ट्राउजर और टी शर्ट पहनती थी इसीलिए वह ऐसा कह रहा होगा। क्योंकि मुझे शुरू से ही ढीले ढाले कपड़े पहनने की आदत थी, इसलिए मैंने अब तक अपने दहेज की फैंसी साड़ियाँ तक नहीं निकाली थी। अब मैंने अपने दहेज की वह सारी साड़ियाँ निकाल दी और उन्हें पहनना शुरू कर दी और अपनी सास से साथ मिलकर रोहन की पसंद का खाना बनाना भी सीख लिया था। उसके सारे काम भी अपने हाथों से करने लगी थी। मैंने 2 महीनों में ही खुद को एकदम बदल कर रख दिया था कि शायद रोहन का व्यवहार मुझसे ठीक हो जाए, लेकिन वह तो किसी पत्थर की तरह बन चुका था। रोज रात को देर से घर आता और सोफे पे लेटकर सो जाता। उसकी संगत के लिए तड़पा करती थी, उसकी मोहब्बत पाना चाहती थी। आखिर एक नेचुरल सी ख्वाहिश है। मेरी शादी हुई थी और मेरा पति था। पत्नी होने के नाते मैं पति के साथ आलिंगन चाहती थी, भले मैं हर चीज से लापरवाह रहती थी। अब रोहन की पसंद में ढलकर अपनी पर्सनैलिटी तक खो बैठी थी। मैंने खुद को रोहन की पसंद में ढालने की हर नामुमकिन कोशिश करने लगी, लेकिन वह ऐसा ही था, मुझसे अभी भी बात नहीं कर रहा था। एक रात मैं सो रही थी, मुझे चिल्लाकर बात करने की आवाजें आने लगी और शोर से मेरी आंखें खुली थी। मेरी सास और रोहन में बहुत बहस हो रही थी कि मैं कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आई तो सास के कमरे में लाइट जल रही थी और कमरे से बहस करने की आवाज आ रही थी। मैं कमरे तक पहुंच गई, लेकिन जो बात रोहन और मेरी सास के बीच हो रही थी वह सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। रोहन अपनी माँ से कह रहा था कि वह दूसरी शादी करना चाहता है और यह सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे जमीन निकलते हुए महसूस हुई थी। मेरी सास कहने लगी, खबरदार, जो तुमने यह शब्द भी अपनी जुबान से निकाला। वह कहने लगा कि मेरे रिया के साथ नहीं रह सकता। मेरी सास कहने लगी, क्यों, ऐसा कौन सा ऐब है मेरी बच्ची में? तुम्हारी खातिर उसने खुद को बदल रखा है। खाना बनाती है, तुम्हारे सारे काम करती है, पूरे घर को उसने संभाल लिया है। अपने पहनने ओढ़ने चलने फिरने उठने बैठने तक का तरीका बदल लिया है और तुम उस पे सौतन लाना बैठाना चाहते हो। वह कहने लगा, माँ, मैं आपको नहीं बता सकता कि उसमें क्या कमी है। मैं क्या, उसके साथ तो कोई भी मर्द जिंदगी नहीं गुजार सकता, इसीलिए मैं दूसरा शादी करना चाहूंगा। रिया कहे तो मैं उसे तलाक भी देने को तैयार हूँ, चाहे मैं मेरे नाम के साथ भी जिंदगी गुजारती रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कहकर वह कमरे से बाहर निकला तो मुझे देखकर रुक सा गया था। मेरी आंखें में आंसू बह रहे थे। वह मुझसे नजर चुराता हुआ कमरे में चला गया। उसके पीछे कमरे में आई। मैंने कहा, आज मुझे बता ही दो रोहन, की मुझ में ऐसी कौन सी कमी है जिसकी खातिर तुम दूसरी शादी करना चाहते हो? वह कहने लगा, खुद को आईने में देख लो, तुम्हें मालूम ही चल जाएगा कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है। मैंने कहा कि वह तो मैं खुद को रोज देखती हूँ, मुझे नहीं पता, इंसान को हमेशा अपना आप अच्छा ही लगता है, लेकिन तुम बताओ क्या बुराई है मुझ में? कहने लगा, तुम्हारे अंदर औरतों वाली खूबसूरती नहीं है। ढीले कपड़े पहनने से तुम्हारे शरीर की बनावट बदल नहीं जाएगी। अभी अकेले में शीशे के सामने खड़े होकर देखना, बिल्कुल सपाट मर्दों के जैसा सीना है तुम्हारा। तुम्हारे पास आते हुए मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं किसी मर्द के पास मौजूद हूँ और मुझे तुमसे घिन आती है। तुम्हारी संगत में घुटन का एहसास होता है। मुझे तुम्हें छूने से कुछ भी अच्छा महसूस नहीं होता और न ही मेरे दिल को जज्बातों में कोई तूफान उठता है। तुम्हारे पास आने को जी नहीं चाहता। तुम्हें देखकर मेरा जी मतलाने लगता है और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं तो उसकी बातें सुनकर बेजान सी होकर बैठ गई थी। औरत की इससे बड़ी लिज्जत और बेइज्जती क्या हो सकती है? जिन शब्दों ने रोहन ने मेरी
तौहीन की थी। जो कमी उसने मुझे बताई थी उसमें मेरा कोई बस नहीं था। जो इंसल्ट उसने मेरी की थी, मैं पूरी रात रोती रही। अगले दिन मेरी सास ने मुझसे कहा, रिया जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम मायके नहीं गई हो, तुम कुछ दिन के लिए अपनी माँ के घर चली जाओ। मैंने कहा, मम्मी जी अगर मैं यहाँ से चली गई तो रोहन तो दूसरी शादी कर लेंगे। यह सुनकर मेरी सास कहने लगी, मैं उसे समझाऊंगी, तुम उसका हर काम समय पर करके दे रही हो, इसीलिए तुम्हें तुम्हारी कदर नहीं है। जब तुम यहाँ नहीं होगी तो वह खुद तुम्हारी कमी महसूस करेगा, फिर उसे तुम्हारी कदर होगी। तुम अपनी सास की बात ठीक लगी थी। मैं वापस अपनी माँ घर दिल्ली चली गई। मैं पूरे 6 महीने बाद लखनऊ से दिल्ली आई थी। मैं पूरी तरह बदल चुकी थी। जब मैं घर आई तो अपनी माँ के साथ लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरी माँ समझाई कि मैं उनसे दूर रहने की वजह से उदास हूँ, इसलिए रो रही हूँ। अभी मुझे आए 1 घंटा ही हुआ था कि मोहल्ले के सारे लड़के जो मेरी उम्र के थे मुझसे मिलने आ गए। लेकिन मैं आज उनसे दूरी बनाकर मिल रही थी, क्योंकि मेरी सोच बदल गई थी। उन लड़कों में एक लड़का आर्यन भी था। मेरी सबसे ज्यादा दोस्ती उसी के साथ थी। वह भी मुझसे मिलने आया था। मैं सबसे हंस हंस कर बातें कर रही थी, लेकिन दिल ही दिल परेशान हो रही थी। मुझे रोहन की फिक्र सताए जा रही थी। जब मुझसे बातें में बिजी थे, बस एक आर्यन था जो चुप था और एक टक मुझे देखे जा रहा था। जब सब चले गए तो वह मेरे पास आकर बैठ गया। कहने लगा, तुम्हें क्या हुआ है रिया, इतनी उदास क्यों हो? मैंने कहा, नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ। यह कहते हुए मेरे शब्द न चाहते हुए भी नम हो गए थे। वह मेरे चेहरे की मेरी आंखों को बड़े गौर से देख रहा था। कहने लगा, हाँ नजर आ रही है तुम्हें कितनी खुशी है। तुम्हारे साथ बचपन साथ गुजरा है, हमने साथ खेले हैं, साथ हंसे हैं और साथ भी रोए हैं, इसीलिए मुझसे झूठ मत बोलो। अगर तुम्हारे पति ने तुम्हें कुछ कहा है तो बस आर्यन को एक बार इशारा कर दो, फिर देखो उसे कैसे ठीक करता हूँ, उसने अपनी अस्थिर चढ़ाते हुए मुझसे कहा था। मैंने कहा, तमीज से बात करो, तुम्हारे जीजा हैं। वह कहने लगा, तुम्हारी आंखों में आंसू आने वाले जो भी बनेगा उसे छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा, आर्यन वह बहुत अच्छे हैं। अब मैं उससे क्या बताती। मेरी दोस्ती आर्यन की बहन के साथ बचपन से बहुत थी। वह शादीशुदा भी थी। सोचा कि जाकर उससे इस मामले का हल पूछती हूँ, शायद वह मेरी मदद कर दे। अगले दिन मैं आर्यन के घर चली गई। आर्यन उस समय अपने पापा के साथ उनकी दुकानों पर जाया करता था। उसकी अपनी कपड़े की कई दुकान मार्केट में थी और वह अपने पापा के साथ मिलकर उन दुकानों को संभालता था, इसलिए शाम को ही घर लौटता था। मैं दोपहर के समय घर गई थी, क्योंकि अगर आर्यन घर पे होता तो मेरे सर पे ही मंडराता रहता। मुझे देखकर आर्यन की बहन बहुत खूब खुश हुई। मुझसे मेरी शादीशुदा जिंदगी के बारे में पूछने लगी। मैंने उसे यही कहा कि रोहन बहुत अच्छे इंसान है और मैं बहुत खुश हूँ। फिर बातों ही बातों में उससे झिझकते हुए वह सवाल पूछ लिया जो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गया था। वह मुझसे कहने लगी कि वह मुझे एक लेडी डॉक्टर के पास ले जाएगी जो इस बात का इलाज करती है। मैं यह सुनकर खुश हो गई थी। मैं चाहती थी बिना किसी से कुछ कहे मेरी प्रॉब्लम को हल हो जाए, इसलिए मैं अगले दिन ही आर्यन की बहन के साथ उस लेडी डॉक्टर के पास चली गई थी। उसने मुझे कुछ दवाइयाँ दे दी और अच्छी खुराक खाने के लिए भी कहने लगी। मैं घर वापस आई तो फोन पे मेरी माँ मेरी सास से बात कर रही थी। मैंने माँ से फोन ले लिया और खुद अपनी सास से बात करने लगी। उसने रोहन के बारे में पूछने लगी। वह कहने लगी, मैं रोज उसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वह मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उसे मना लूंगी, तुम बस अपनी सेहत का ख्याल रखो। मैं बहुत परेशान थी। लेडी डॉक्टर ने जो मेडिसिन मुझे दी थी वह मुझे खाना खाने के बाद खानी थी, लेकिन सास से बात करने के बाद जैसे मेरी भूख खत्म हो गई थी। मुझे लगा था मेरे जाने के बाद रोहन को मेरी कमी महसूस होगी, वह मुझे याद कर रहा होगा, लेकिन वह तो वैसा भी नहीं था। मैं कुछ ही निवाले खाए और अपनी मेडिसिन खा ली। उसे खाने के बाद मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। सीने में दर्द की टिस उठने लगी। मुझे अपना सीना भारी भारी लगने लगा था। शायद मेरी प्रॉब्लम का हल यही हो, यह सोचकर मैं वह दवा खाने लगी और उसे खाते ही मेरे पसीने छूटने लग जाते थे। मुझे घबराहट होने लगती, लेकिन रोहन की खातिर यह मैं सब कर रही थी। एक बार मैंने नंबर पे रोहन की कॉल आ रही थी। जब मैं दिल्ली आई थी रोहन की कॉल आज पहली बार आई थी। मैंने फौरन फोन उठा लिया। मुझे लगा शायद वह मुझे याद कर रहा होगा, इसीलिए उसने फोन किया होगा। लेकिन वह कहने लगा, तुम जो खेल मेरे साथ खेल रही हो अच्छा नहीं कर रही हो। मेरी माँ मुझे तुम्हारी वजह से जायदाद से बेदखल कर रही है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पता नहीं तुम जैसी मर्दाना लड़की ने मेरी माँ पर क्या जादू कर दिया है कि उसे सारे जहां खूबियां
सब तुम्हारे अंदर नजर आती है। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो अपना इलाज करवाओ। मैं तुम्हें बस 15 दिन दे रहा हूँ, वरना तलाक भेज दूंगा। चाहे मेरी माँ मुझसे उसके बाद घर से बेदखल कर दे, लेकिन तुम्हें भी बर्दाश्त कर दूंगा। यह कहकर उसने फोन बंद कर दिया और मैं यह सुनकर रोने लगी। बार बार रोहन कह रहा था कि मेरे साथ यहाँ मत करो। मैं जैसे ही फोन बंद करके पलटी तो मेरे पीछे हाथ बांधे आर्यन खड़ा था। उसे देखकर मैंने जल्दी से अपने आंसू साफ किए। कहने लगा, तुम्हारा पति का फोन था? मैंने कहा हाँ। कहने लगा, क्या कह रहा था और क्यों रो रही हो? इस वक्त काफी सीरियस होकर मुझसे पूछ रहा था। मैंने कहा, तुमसे मतलब तुम क्यों हर वक्त मेरे सर के सवाल करते रहते हो और बिना बताए मेरे कमरे में चले आते हो? तुम होते कौन हो मेरे कमरे में इस तरह आने वाला? जाओ, निकलो बाहर यहाँ से। मैं तुम्हें कुछ भी बताना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने उसे बड़ी खरी बातें सुना दी। मेरा यूं गुस्सा देखकर मुझसे कहने लगा कि तुम छुपा नहीं सकती मुझसे कोई भी बात। मुझे अंदाजा है कि तुम्हारे पति का व्यवहार तुम्हारे साथ ठीक नहीं है। मैंने कहा, यह हम पति पत्नी के आपस का मामला है। तुम होते कौन हो मेरे बीच में बोलने वाले? भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। मैंने उसे धक्का देते हुए कमरे से बाहर निकाल दिया और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। सामने रखी अपनी मेडिसिन देखकर मुझे रोहन की बात याद आने लगी। मैंने 2 टैबलेट निकाली और एक साथ खा ली। मैं चाहती थी मेरी समस्या का हल जल्द से जल्द हो जाए ताकि मेरा घर टूटने से बच सके, लेकिन वह दवा खाते ही मुझ पर इस कदर घबराहट सवार हुई कि उल्टियां शुरू हो गई। मेरी हालत बिगड़ने लगी थी। मेरी माँ मेरी हालत देखकर परेशान हो गई। मेरे पापा घर पे नहीं होते थे, बाकी सब बहनें अपने घर थी, इसीलिए मेरी माँ ने आर्यन को ही बुलाता था और उसको साथ लेकर मुझे हॉस्पिटल ले गई। 3 दिन तक मैं जो खाती थी उससे डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। लेडी डॉक्टर ने जब मेरी हालत देखी तो कहने लगी, यह दवा बहुत तेज है और इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। ये आपके गुर्दे भी फेल कर सकती है। ऐसी दवाई और ऐसी जाली डॉक्टर के पास जाकर अपनी जिंदगी बर्बाद ना करो। यह मुझे उस मेडिसिन का इस्तेमाल की वजह पूछने लगी। मैं रोते हुए उसे सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी, यह सब भगवान के हाथ में होता है कि वह इंसान को कैसा शरीर देता है। इससे इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता। अक्सर लड़कियों को यह प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो मर्द चरित्र के कमजोर होते हैं उन्हें औरत की इज्जत का कोई एहसास नहीं होता। वह उनसे ऐसी बातें करते हैं। वक्त के साथ साथ यह प्रॉब्लम खुद ही दूर हो जाती है। यकीनन आपका पति दिमागी मरीज है या बहुत ही घटिया सोच का मालिक है। मेरी माँ भी वहीं मौजूद थी। यह बातें सुनकर माथे पे बल डाले सर झुकाए बैठी थी। घर आते ही आर्यन ने मेरी माँ को मेरी मेडिसिन किस तरह इस्तेमाल करनी है यह समझाया और वापस चला गया। मेरी माँ मुझे कहने लगी, तुमने मुझे क्यों पहले नहीं बताया? मैंने रोने लगी। मैंने कहा, माँ मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। आप हमेशा मुझे कहती थी कि तुम्हारे घर बसाने की ढंग नहीं आता, लेकिन सच कहती तो माँ मैं अपने आप को रोहन की खातिर बदल कर रख दिया। सारे काम सीख लिए। आप बेशक मेरी सास से पूछ ले, लेकिन फिर भी वह मुझसे कहता रहा कि मैं उससे घिन आती है। मेरी संगत ने उसका जी मितलाने लगता है। ये बातें औरत की रूह तक को घायल करके रख देती है। लेकिन मैंने यह सब सुनकर भी यह चाहा कि उसके दिल में मेरी जगह बन जाए, वह मुझे तलाक ना दे। मैं तलाक के नाम का दाग लगाना नहीं चाहती थी। मैं यह सब कहते हुए रोए जा रही थी। माँ की आंखें से भी आंसू बह रहे थे। अगले दिन मेरी माँ ने मेरी सास की बात की। वह खुद परेशान थी। कह रही थी, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से रिया की जिंदगी खराब हुई है। मेरा बेटा एक तवायफ की मोहब्बत में गिरफ्तार है। उसके साथ नाजायज संबंध बना लिए थे। मैंने उसे अपनी कसम देकर रिया से शादी करवा दी, लेकिन उसे बजाय औरत की आदत पड़ चुकी थी। इसीलिए घर की शरीफ लड़की में जब वैसी आदत नजर नहीं आई तो उसने रिया में ने निकाल कर शुरू कर दिया। ऐसी मेरी सास मेरे पास आई और खुद मुझे रोहन की तलाक दिलवाई थी। कहने लगी वह मेरी बेटी की काबिल नहीं था, लेकिन मर्द जात से मेरा विश्वास उठ गया था। तभी तलाक हुए 2 महीने हुए थे कि आर्यन की माँ आर्यन का रिश्ता मेरे लिए लेकर आई, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। एक मर्द से बड़ी गहरी चोट खाई थी, इसीलिए किसी दूसरे का एतबार नहीं करना चाहती थी। मम्मी ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की कि आर्यन ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि मुझे शादी नहीं करनी। वह लोग मायूस होकर वापस चले गए। कुछ दिन बाद मैं आंगन में बैठी थी जब एक बॉल आंगन में आकर गिरी थी। बाहर लड़कों का शोर होने लगा था। दरवाजे पे दस्तक हुई तो मैंने बॉल उठा ली। दरवाजा खोलकर अपना बॉल वाला हाथ निकाल कर दिया बाहर। मुझे लगा बॉल लेने के लिए दरवाजा बजाया गया है, लेकिन किसी ने बॉल के लिए
बजाय मेरा हाथ पकड़ लिया था। बॉल मेरे हाथ से छूट गई थी। मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने आर्यन खड़ा था। मेरा हाथ उसी ने पकड़ रखा था। वह शायद घर के अंदर आना चाहता था, लेकिन मैं दरवाज़ा पूरा नहीं खोला था। मैंने कहा, आर्यन मेरा हाथ छोड़ो। वह कहने लगा, इनकार क्यों किया तुमने? मैंने कहा, यह मेरी ज़िंदगी है, मेरी मर्ज़ी। वह दरवाजे को ढकेल कर अंदर आ गया। कहने लगा, बुराई क्या है मुझ में? इनकार की वजह बताओ रिया। मैंने कहा, तुम मुझे शादी ही नहीं करनी। वह पूछने लगा, क्यों? मोहब्बत है उस कमीने इंसान से तुम्हें, जो उसकी याद में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हो? वह मेरी आंखें में गुस्से से देखते हुए कह रहा था। मैंने कहा, नहीं है मुझे किसी से भी मोहब्बत, समझे? पर्दे से भी नफरत हो गई। अपने ज़िंदगी में किसी मर्द को शामिल नहीं करना चाहती। वह कहने लगा, उस आदमी की वजह से तुम यह झूठ बहाने बना रही हो। आज भी तुम्हें रोहन से प्यार है, तभी इनकार किया है तुमने, वरना अपनी माँ के आंसू तुम्हें नजर आ जाते, अपने बाप की झुकी हुई कमर तुम्हें याद आ जाती। यह चाहते हैं कि तुम्हारा घर बस जाए, लेकिन तुम्हें सिर्फ रोहन प्यार है। मैंने कहा, तुझे नहीं, रोहन से मोहब्बत क्यों समझ नहीं आता तुम्हें? वह कहने लगा, ठीक है, फिर इस बात का सबूत दो मुझे। मैं इसी परिवार से को तुम्हारे शादी करने आ रहा हूँ। अगर तुमसे मुझसे शादी कर ली तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम्हें रोहन से नफरत है। यह कहकर वह चला गया था। मैं रोने लगी थी। मैं वाकई अपने माँ बाप के बारे में सोचा ही नहीं था, जो मेरे गम की वजह से भूलने लगे थे। मैं उसके बाद फिर कोई एतराज नहीं किया था। चुपचाप मैंने आर्यन से शादी कर ली थी, लेकिन जब वह कमरे में आया तो मुझे अजीब सा डर महसूस होने लगा था कि कहीं वह भी उन्होंने शब्दों में मेरी इंसल्ट ना करे, जैसे ही रोहन ने की। जैसे ही वह मेरे पास आकर बैठा, मैं रोने लगी थी। वह कहने लगा, रिया, हर आदमी इतना गिरा हुआ नहीं होता। बचपन से तुम मुझे जानती हो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी इन खामियों को तुम पर जताऊंगा, तुम्हारे जिसमें कोई बस ही नहीं है? मैं हैरान थी कि उसे यह सब कैसे पता। वह हर बार की तरह मेरे दिल में और मेरे दिमाग में आने वाला हर सवाल को कैसे मान जाता था। वह मेरा हाथ थामकर कहने लगा, लेडी डॉक्टर की सारी बातें मैं सुन चुका था, और वह भी तुमने लेडी डॉक्टर को बताया था। तुम्हारी माँ और बाप से भी कह चुका था कि ऐसे नीच घटिया इंसान से रिया को तलाक दिलवा दे। मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, इसलिए भूल जाओ वह सब जो हो चुका है। बस यही याद रखो कि तुम्हें आर्यन बचपन से मोहब्बत करता है। जिन दिनों तुम्हारी शादी रोहन से हुई थी, मैं तुम दूसरे शहर में था, वरना कभी तुम्हारी शादी वहां नहीं होने देता। आर्यन ने जब मुझे अपनी बाहों में भरा तो मेरे दिल में कोई डर नहीं था। सुकून से मैं आर्यन को सीने से लग गई थी। मैं नहीं जानती थी कि वह मुझसे इतनी मोहब्बत करता है। शायद असल मोहब्बत यही थी, जिसमें इंसान दूसरों की कमियां नहीं देखता। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कर देना। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।